Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and on this platform we are learning biology. This session is for class 11 and in class 11 we are learning cell chapter. In the cell chapter I told you that there are so many organelles, and first of all I have completed that endoplasmic reticulum, then Golgi body, then mitochondria. Clear? So these are the main organelle of the cell. वैसे तो all the organelles are important for the cell, but these are the main organelle. बिफोर दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. उसके पहले मैंने सेल मेम्ब्रेन बता दिया था. इफ़ आई एम जस्ट कलेक्टिंग योर डाउट्स, ठीक है, तो मैं जैसे ही चैप्टर थोड़ा सा लाइट टॉपिक्स आएंगे तो उसमें आपके डाउट्स को इंक्लूड करके मैं एवरीथिंग आई विल बी कंप्लीटिंग. ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर दैट सेशन. ठीक है, समझ में आया मैंने बोला क्या बोला कि जो भी आपके डाउट मेरे को कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करिए कि जो भी मेरे मेन ऑर्गेनल है इस चैप्टर के उसको मैं कंप्लीट कर लूँ. फिर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, जो छोटे टॉपिक्स हैं उनके साथ आपके डाउट्स को इंक्लूड करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा, एवरीथिंग यू विल गेट. ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा, कंफर्म है. इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर जस्ट गिविंग मी योर डाउट. ठीक है, तो मैं डाउट जरूर क्लियर करूँगा. वेट फॉर दैट. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल, दैट इज़ प्लास्टिड. ठीक है, इस ऑर्गेनल का नाम क्या है? प्लास्टिड. आपको पता है, आपने 9th में 10th में इस ऑर्गेनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है. ठीक है, क्या पढ़ा है कि प्लास्टिड आर द ऑर्गेनल विच इज़ फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स. केवल वो प्लांट सेल्स में मिलता है, मतलब प्लांट्स में होता है. ठीक है, बट यू आल्सो केम टू नो इन द क्लास 11 दैट सो मेनी प्रोटिस्टस, जैसे आपने क्राइसोफाइटा पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेटा पढ़ा, ठीक है, यूग्लिनोइड्स पढ़ा. तो दीज आर द प्रोटिस्टस, इनको हम प्रोटिस्टा में रख सकते हैं. एंड दे आल्सो एग्जिबिट दिस ऑर्गेनल, उनके पास भी ये ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया एंड अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे डोंट हैव प्लास्टिड. उनके पास प्लास्टिड नहीं होते हैं. उनके पास इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड दे हैव अ पर्टिकुलर क्रोमेटोफोर्स, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं. दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट दे डोंट हैव प्लास्टिड मीन्स ऑर्गेनल, बिकॉज ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल डू नॉट एग्जिबिटेड बाई द प्रोकैरियोटिक सेल. तो आपको पता ही है. ठीक है, तो नेक्स्ट इस पे आते हैं प्लास्टिड में. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था AFWS स्किम्पर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड प्लास्टिक. ठीक है, ये प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड है, इसको करेक्ट कर लो. ठीक है, ये एक्चुअली ये मैनुअल ले लिया होगा इसने, प्लास्टिड. तो AFWS स्किम्पर सबसे पहले इन्होंने वर्ड को यूज़ किया था जिसका नाम रख दिया था प्लास्टिड. और प्लास्टिड एक ग्रुप है, कोई एक ऑर्गेनल नहीं है. प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 ऑर्गेनल्स का एक ग्रुप है जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट आते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग उन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड. ये किसके टाइप हैं? प्लास्टिड के. अब देखो एक चीज़ है कि ये जितने भी प्लास्टिड्स हैं ना, ये सब एक प्लास्टिड से डेवलप होते हैं जिसका नाम है प्रोप्लास्टिड. जहाँ पे भी आपको प्रो वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है प्रीकर्सर, मतलब पहले. ठीक है, तो प्रोप्लास्टिड मतलब प्लास्टिड के डेवलपमेंट के पहले, चाहे वो ल्यूकोप्लास्ट हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो और चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो, वो सारे जितने भी प्लास्टिड हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? प्रोप्लास्टिड से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी यहाँ पे क्वेश्चन सुन के रहते हैं. दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस इन द टॉपिक, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है. कि क्या क्वेश्चंस रहते हैं? जैसे आप कभी देखते होगे कि जो फ्रूट है वो पहले ग्रीन रहता है, ठीक है, उसके बाद वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ऐसा देखा होगा. कुछ लीव्स में भी आपने ऐसा ही देखा होगा. तो वो सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. तो लेट्स सी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से. ठीक है, देखो सबसे पहला ये क्या है? प्रोप्लास्टिड. ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि प्रोप्लास्टिड से ही जितने भी प्लास्टिड है, जितने भी टाइप ऑफ प्लास्टिड है उनका डेवलपमेंट होता है. अगर जैसे प्लांट में प्रोप्लास्टिड तो प्रेजेंट ही होगा. ठीक है, अगर ये प्रोप्लास्टिड को डार्क कंडीशन में रख दिया जाए, मतलब अगर प्लांट किस कंडीशन में है? डार्क कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में प्रोप्लास्टिड एटायोप्लास्ट में चेंज हो जाता है. ठीक है, प्रोप्लास्टिड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? एटायोप्लास्ट में. आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, एटायोप्लास्ट, एक मिनट. ठीक है, ये एटायोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा. किस कंडीशन में चेंज हो जाएगा? जब हम प्लांट को कहाँ पे रखेंगे? डार्क में रखेंगे. क्लियर है? जब इसको लाइट मिलेगी, जब प्लांट को क्या मिलेगी? लाइट मिलेगी. तो लाइट जब मिलेगी तो एटायोप्लास्ट किस में चेंज हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक है, एटायोप्लास्ट किस में चेंज हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा. ठीक,
उसके बाद जब जैसे अभी मैंने फ्रूट राइपनिंग के केस में बताया कि उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसका जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, धीरे धीरे जब फ्रूट राइपन होने लगते हैं, ठीक है, तो वो जो उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट। मीन्स देखो सबसे पहले होगा प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड अगर डार्क एडाप्टेशन शो कर रहा है, कोई भी प्लांट अगर डार्क में रख दिया गया है तो उसमें जो प्रोप्लास्टिड होगा वो एटायोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे उसको लाइट मिलेगी, एटायोप्लास्ट किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर मान लो प्लांट पहले से ही कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, लाइट वाले कंडीशन पे, तो प्रोप्लास्टिड विल चेंज डायरेक्टली इनटू द क्लोरोप्लास्ट। प्रोप्लास्टिड किस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रोप्लास्टिड डायरेक्टली क्रोमोप्लास्ट में भी चेंज हो सकता है। जैसे अगर हम फ्लावर के कलर्स को देखें तो प्रोप्लास्टिड डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में, मतलब कलरफुल पार्ट में। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये भी डायरेक्शन हो सकती है कि प्रोप्लास्टिड से एटायोप्लास्ट, डार्क एडाप्टेशन, जब लाइट मिलेगी तो क्लोरोप्लास्ट, और जब फ्रूट वगैरह की राइपनिंग होगी तो क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन प्रोप्लास्टिड डायरेक्टली क्रोमोप्लास्ट भी बना सकती है और क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप कर सकती है। क्लियर है। ये सब कंडीशन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद ये दो और हैं, एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करेगा। आपको पता है प्लांट में जो ये ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे अगर हम स्टेम की बात करें, पोटैटो की बात करें, तो पोटैटो में जो स्टार्च हमें मिलता है दैट इज़ स्टोर्ड इन ऑर्गेनल दैट इज़ नोन एज एमाइलोप्लास्ट। और एमाइलोप्लास्ट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, ल्यूकोप्लास्ट। ये किसके टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। आपने 9th में आई थिंक पढ़ रखा होगा, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। तो एलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ये सब क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जिनको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से प्रोप्लास्टिड से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड डेवलप होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने बता दिया कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है, और प्लास्टिड को किसने बताया था। उसके बाद प्लास्टिड का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आपको मैंने प्रोप्लास्टिड की हेल्प से पूरी तरह से क्लियर कर दिया। और आपको ये भी क्लियर हो गया कि डार्क एडाप्टेशन में क्या होगा, जब लाइट होगी तो क्या होगा, फ्रूट राइपनिंग होगी तो जो ग्रीन होते हैं फिर वो धीरे धीरे उनका कलर क्यों चेंज होने लगता है। एवरीथिंग इज क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। मैं एक बार पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। ए प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क, द डेवलपमेंट ऑफ, फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये प्रोप्लास्टिड है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोप्लास्टिड इन लीव्स इज अरेस्टेड, ठीक है। अभी मैंने आपको अभी एक डायग्राम में दिखाया ना, फ्लो चार्ट में, कि वहाँ पे मैंने क्या बताया कि प्रोप्लास्टिड तो होता ही होता है। अगर हम प्लांट को कहाँ पे रख दें, डार्क में रख दें, तो जो प्रोप्लास्टिड है लीव्स में, दैट इज अरेस्टेड, वो किस में रुक जाएगी, एटायोप्लास्ट में। ये देख सकते हो, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया था, एटायोप्लास्ट में वो क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, मतलब उसी में अरेस्ट का मतलब होता है रुक जाना, वो वाला अरेस्ट नहीं कि पुलिस पकड़ के ले गई, ठीक है। इफ़ डार्क ग्रोन प्लांट, अगर कोई डार्क ग्रोन प्लांट है, उसको हमने कहाँ पे एक्सपोज कर दिया, लाइट में एक्सपोज कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो एटायोप्लास्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। द मैच्योर प्लास्टिड्स आर एबल टू चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ठीक है, कोई भी टाइप में चेंज हो सकते हैं। जैसे एटायोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट डेवलप फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। जैसे ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे टोमेटोज़ वगैरह की बात करें तो टोमेटो जब राइप नहीं होते तो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे जैसे वो राइप होने लगते हैं उनका कलर क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। तो सबसे पहले उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एंड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, अभी आप पढ़ोगे थाइलेकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन वाइल न्यू टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो एक नई टाइप के कैरोटिनॉइड, मतलब ये पिगमेंट्स होते हैं, ये सिंथेसाइज हो जाते हैं, और इसी की वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, जो आप टोमेटो का कलर देखते हो ना, रेड ऑरेंज इस तरह से, तो वो उसी की वजह से हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने प्लास्टिड का डेवलपमेंट कैसे होता है ये बता दिया। दिस इज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी के बाहर है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते थे। अब देखो डायग्राम के थ्रू पहले हम डायग्राम देख लेंगे, फिर हम इसके बारे में स्टडी कर लेंगे कि डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे एक बोल ले लो, बोल मतलब कटोरी ले लो। अब उस कटोरी में आप देख रहे हो कि कटोरी के दो लेयर हो गई, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, ठीक है। जिनको अगर थोड़ा सा यहाँ से कम समझ में आए तो वो बोल लेके बैठ जाए, कटोरी लेके बैठ जाए और सिक्के लेके बैठ जाए, सिक्के और धागे,
ठीक है, सिक्के और धागे और बोल, कटोरी। तो कटोरी आपने ली, तो कटोरी की जो आउटर लेयर है और कटोरी के कौन सी लेयर है, इनर लेयर है। तो इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में भी दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्लियर? उसके बाद कटोरी में जो स्पेस दिख रहा है आपको, जो कटोरी में स्पेस दिख रहा है, दैट इज व्हाट, वो क्या है, ठीक है। तो जो कटोरी में स्पेस दिख रहा है वो क्या है आपका, दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है, जो बोल में स्पेस दिख रहा है वो क्या है, स्ट्रोमा है। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया कि जो स्पेस होता है उसको हम स्ट्रोमा बुलाते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बोला ना, क्वाइंस, क्वाइंस आप रख दीजिए, तीन तीन चार चार के फॉर्म में क्वाइंस रख दीजिए। एक क्वाइन को ग्रैनम, जो एक क्वाइन है उसको क्या बुलाएंगे, ग्रैनम बुलाएंगे। और जो आपने तीन चार क्वाइन एक के ऊपर पाइलअप कर दिए, मतलब इकट्ठा कर दिए, उसको क्या बुलाएंगे, ग्रैना। ठीक है, उसको एक कॉइन को क्या बुलाएंगे, ग्रैनम, और पूरे पाइलअप को क्या बुलाएंगे, ग्रैना बुलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो ग्रैनम या ग्रैना होता है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जैसे ये, इसी को बोलते हैं थाइलेक्वाइड। मतलब ग्रैना की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बुला सकते हैं, थाइलेक्वाइड। ये बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि थाइलेक्वाइड क्या होता है। ग्रैनम का जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसी को क्या बुलाते हैं हम, थाइलेक्वाइड बुलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्रैना, ग्रैनम, थाइलेक्वाइड ये क्या होते हैं, समझ में आ गया। एक्चुअली जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ग्रैना एंड ग्रैनम। ठीक है, मीन्स इन द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन, इसी में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है, आपने 10th में पढ़ रखा है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, मैंने आपको बता भी रखा है 10th में, या आपने कहीं और से भी 10th में पढ़ा होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप 11th में पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लाइट को ट्रैप करना। ठीक है, वो लाइट ट्रैपिंग मतलब जो मैकेनिज्म होती है, दैट टेक प्लेस बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट एंड दैट इज प्रेजेंट इन द थाइलेक्वाइड और ग्रैनम। वो ग्रैनम और थाइलेक्वाइड में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ग्रैना और ग्रैनम में होगा। ठीक है, लेकिन आपने 10th में ये भी पढ़ रखा है कि एक डार्क रिएक्शन भी होती है। डार्क रिएक्शन में देर इज ए रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस, दैट इज इन द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। और ग्रैना, ग्रैनम, थाइलेक्वाइड में कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, याद रखना। ठीक है, तो लाइट का हार्वेस्टेशन जो हो रहा है, मतलब ट्रैप जो हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, ग्रैना और ग्रैनम में, उसी को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और जब CO2 का रिडक्शन होता है स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में, तो उसको क्या बुलाते हैं हम, स्ट्रोमा बुलाते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट समझ में आ गए कि पाइलअप हो गए। उसके बाद अगर आप देखो तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, स्टोरेज ऑर्गेनल है ये, इसमें जो स्टार्च प्रोड्यूस होता है वो स्टोर भी हो जाता है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल। कुछ प्लांट में लिपिड्स भी स्टोर होता है, तो ये लिपिड्स है, ड्रॉप ऑफ लिपिड भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट DNA। मतलब क्लोरोप्लास्ट में, जैसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन DNA, ओन जेनेटिक मटेरियल, सेम एज क्लोरोप्लास्ट डू हैव इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है? उसके बाद राइबोसोम, अब बताओ ये भी सेमी ऑटोनॉमस हो गए कि नहीं हो गए, मतलब ये अपनी एक्टिविटी खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स इसके मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में स्पेस है जिसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जहाँ पे भी इंटर वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है विद इन द टू। तो इंटर मेम्ब्रेन मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में, दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है? जो रीजन है, जो ब्लैंक रीजन है, उसको क्या बुलाएंगे हम, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है उसको ग्रैना और ग्रैनम। अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, इसमें एक और पार्ट आपको दिख रहा है, लैमिला। ये लैमिला अगर आप देखो तो ग्रैना, एक ग्रैनम और दूसरे ग्रैना से जो कनेक्शन है, जैसे एक ग्रैना है दूसरा ग्रैना है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। ठीक है, वो एक पैरेलल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बुलाते हैं, लैमिला। अब इसको हम कभी कभी स्ट्रोमा लैमिला भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रोमा रीजन में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बुला सकते हैं, स्ट्रोमा लैमिला। तो जो ग्रैना है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रोमा लैमिला। वो लैमिला के हेल्प से कनेक्टेड रहता है। लैमिला का क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनल के पार्ट्स आपको समझ में आ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। ये मैंने एक और डायग्राम लगा दिया है जिसके हेल्प से आप इजीली और अच्छे से, अगर इसमें कोई डाउट हो
कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है, तो ये और इजी डायग्राम है, इसके हेल्प से आप और अच्छे से समझ सकते हो। देख सकते हो आप, ग्रेना है, थाइलेक्वाइड है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा लैमेला है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है ग्रेना को दूसरे ग्रेना से। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। ये मैंने एक और डायग्राम लगा दिया, देख सकते हो। तो एक ग्रेनम के स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे बता रखा है कि एक ग्रेना को अगर निकालेंगे तो इस तरह से ये पार्ट दिखता है। ठीक है, तो इस तरह से एक को क्या बुलाते हैं, ग्रेनम बुलाते हैं। और मतलब ग्रेनम क्या हो गया, सिंगुलर फॉर्म हो गया, और जो ग्रेना हो गया वो क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब देखो, इसी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, एक एक लाइन अच्छे से मैं समझा दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने डायग्राम में सारी चीज़ें बता दी आपको, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वाइल रीडिंग। द आउटर कवरिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैज़ एन एनवेलप कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन। आपको पता है आउटर और इनर ये किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इनसाइड मेम्ब्रेन इज द प्रोटीनेशियस ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब वही जो स्पेस दिख रहा है वही क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कंटेन अ वैरायटी ऑफ पार्टिकल। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि वेयर आर द राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, डिजॉल्व्ड सॉल्ट, एंजाइम्स आर प्रेजेंट, तो आप क्या बताओगे, स्ट्रोमा बताओगे। ठीक है, उसके बाद इन द स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा होता है, एम्बेडेड इन द स्ट्रोमा देयर आर मेनी मेम्ब्रेन्स, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, थ्रू आउट द लेंथ, उसी को क्या बुलाते हैं हम, लैमेला। ठीक है, मतलब स्ट्रोमा में जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज लैमेला। ठीक है, चलो लैमेला हो गया। उसके बाद एट सम इंटरवल, बीच बीच में, ठीक है, देयर आर 10 से लेके 100 राउंडेड फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जैसे जिसको देखते हैं, दैट इज नोन एज, वैसे तो उनको तो थाइलेक्वाइड बुलाते हैं, मतलब जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बुलाते हैं, थाइलेक्वाइड। लेकिन जब वो एक दूसरे के ऊपर स्टॉक हो जाते हैं, स्टॉक मतलब एक दूसरे के ऊपर जब अरेंज हो जाते हैं, तो उसी को क्या बुलाते हैं हम, ग्रेनम। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो, जैसे ये है ग्रेनम और इसकी जो मेम्ब्रेन है ना उसको क्या बुलाएंगे हम, थाइलेक्वाइड। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, थाइलेक्वाइड हमेशा जो मेम्ब्रेन पार्ट होता है, जो फ्लैट पार्ट होता है, उसको क्या बुलाते हैं, थाइलेक्वाइड। और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, ग्रेनम। और ग्रेनम जो है वो एक दूसरे से पाइलअप होके क्या बना लेता है, ग्रेना। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया। जो राउंडेड स्ट्रक्चर है या फ्लैट मतलब जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो थाइलेक्वाइड है, पूरे स्ट्रक्चर को ग्रेनम, और कई सारे ग्रेनम एक दूसरे के ऊपर पाइल होके क्या बनाते हैं, ग्रेना। तो ग्रेना आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हमेशा ग्रेनम नहीं लिखेंगे कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या लिखेंगे, ग्रेना इज कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रोमा लैमेला। फ्रेट्स जिसको बोलते हैं, जैसे आपने गिटार में देखा होगा फ्रेट्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी फ्रेट्स होते हैं, फ्रेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रोमा लैमेला बुलाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन 40 to 60 ग्रेना, ये मैक्सिमम है, मतलब 40 से 60 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रेंज है। मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना कंटेन क्लोरोफिल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेम्ब्रेन पार्ट होता है उसी में क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं। जो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसमें डीएनए होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनल में समझ में आ गया। मैंने इसके फंक्शन में आपको बता दिया कि जो ग्रेना और ग्रेनम वाला पार्ट है उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, और जो स्ट्रोमा पार्ट होता है उसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन मतलब जिसमें लाइट की हार्वेस्टिंग होगी, लाइट प्रोडक्ट बनेंगे। आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, लाइट प्रोडक्ट मतलब NADPH, ठीक है, NADPH और ATP, ये दोनों लाइट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ये लाइट के प्रेजेंस में बनते हैं, और इन्हीं दोनों का यूटिलाइजेशन करके CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है इन द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो डार्क रिएक्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज लाइट रिएक्शन, जो दैट टेक प्लेस दैट अकम्प्लिश इन द ग्रेना, ग्रेनम, जो ग्रेना और ग्रेनम में कंप्लीट होती है। और जो रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब डार्क रिएक्शन, दैट टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा। ठीक है, ये फंक्शन हो गया क्लोरोप्लास्ट का। अब आ जाओ क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड्स विद द डोमिनेंस ऑफ रेड और येलो पिगमेंट। मेनली तो इन्हीं की डोमिनेंसी होती है, लेकिन अलग अलग आपको कलर देखने को मिलता है, दैट इज डिपेंड ऑन द अदर पिगमेंट, लेकिन डोमिनेंसी किसकी होती है, मेनली रेड और येलो पिगमेंट, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट बुलाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन पेटल्स, आपको पता है जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के वो कलरफुल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं वो कलर हो जाते हैं। पर्पल, अगर पर्पल फ्लावर है, ठीक है, अगर मान लो कहीं पे भी पर्पल कलर है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो किस पिगमेंट की वजह से है, एंथोसाइनिन।
ठीक है। वैसे तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा है, लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट है। पर्पल कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन, दिस इज फाउंड इन फ्लावर, बीट रूट, यंग पर्पल, रेड लीव्स, ठीक है। तो इतने में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन, एंथोसाइनिन और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो एंथोसाइनिन क्या है, पिगमेंट है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनल है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एज फ्रूट्स राइपन, ठीक है। आपको कई बार ये लगता होगा ना, ये क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि जब फ्रूट राइप होता है तो उसका कलर कैसे चेंज होता है, इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लगा दी है, एज फ्रूट्स राइपन ऑन ट्री, ट्री पे, ठीक है, ऑन लीव्स प्रिपेयर टू फॉल, जब लीव्स फॉल होने लगते हैं एट द एंड ऑफ समर, अभी जब समर हो रहा है तो आप देख रहे होगे बहुत सारी लीव्स गिरती हैं, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन से किस में चेंज हो गया, या तो रेड में चेंज हो गया, ऑरेंज में चेंज हो गया, या येलो में चेंज हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से चेंज हो सकता है। दिस अकर्स बिकॉज देर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, जब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, तो एकम्पनीड बाई एकोमुलेशन ऑफ येलो और रेड पिगमेंट, ठीक है, जिसको हम कैरोटिनॉइड बोलते हैं। तो उसमें एक पिगमेंट, आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एक और पिगमेंट होता है, कैरोटिनॉइड्स, लेकिन जब क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कैरोटिनॉइड एक्यूमुलेट होके वो डिफरेंट कलर दे देता है, समझ में आया। तो इसी तरह से जो फ्रूट जब राइपन होते हैं या लीव्स जब गिरती हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कुछ यंग प्लांट में उनकी लीव्स, जैसे मैंगो का अगर प्लांट देखोगे तो उसकी लीव्स हल्की सी रेडिश होती हैं लेकिन बाद में ग्रीन हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ये एकदम अच्छे से समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ल्यूकोप्लास्ट, ये सबसे लास्ट प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, कलरलेस, दे आर फाउंड इन अ स्टोरेज, वेयर एवर दे आर फाउंड दे विल बी स्पेसिफिक फॉर द स्टोरेज वेयर लाइट इज़ नॉट अवेलेबल। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड रूट है, जहाँ पे लाइट नहीं अवेलेबल है, तो ये स्टोरेज का मेन फंक्शन करते हैं। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे पोटैटो, अंडरग्राउंड रूट स्वीट पोटैटो, दे आर फाउंड इन पैरेनकाइमेटस सेल्स। याद रखना ये कोई फोटोसिंथेटिक सेल्स नहीं होती हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करती हैं, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। पैरेनकाइमा एक टिश्यू होता है, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट आपके बुक में नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपने पैरेनकाइमा नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने 9th में पढ़ रखा है। दे आर फाउंड इन पैरेनकाइमेटस सेल्स, एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स और दोज रीजन ऑफ द प्लांट नॉट रिसीविंग लाइट। तो इन प्लांट्स में लाइट तो मिलती नहीं, इसीलिए इनमें कौन से कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो मेनली किस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में बी ऑफ 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ विच केमिकल विच सब्सटेंस दे आर स्टोरिंग, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। एमाइलोप्लास्ट, देखो यहाँ पे भी एमाइल वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है उसका मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, ये किसको स्टोर करते हैं, दे स्टोर द स्टार्च, ठीक है। तो जहाँ पे भी एमाइल वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है स्टार्च। ये फिर से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक्चुअली जब टाइप करो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, ये होगा तुम्हारा एलायोप्लास्ट, ठीक है, इसको नोट कर लो, एलायोप्लास्ट, ठीक है, ये एलायोप्लास्ट होगा। दीज स्टोर फैट, एलायोप्लास्ट जो होता है वो फैट स्टोर करता है, ऑयल स्टोर करता है। मेनली आपको फैट और ऑयल किसके हेल्प से मिलता है, सीड के हेल्प से। जो सीड होते हैं उसमें कौन सा ऑर्गेनल, कौन सा प्लास्टिड होता है, एलायोप्लास्ट, जो प्रोटीन ऑयल्स और फैट को स्टोर करता है। उसके बाद होता है प्रोटीनोप्लास्ट, जो प्रोटीन का स्टोरेज करेगा। जैसे आपने सीड में पढ़ रखा है एल्यूरोन लेयर, अगर आपने मोनोकॉट सीड आपके डायग्राम आपके एग्जाम में भी आया था, एल्यूरोन लेयर जो होती है वो प्रोटीन का स्टोरेज करती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रोटीनोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन का स्टोरेज करता है, और मेनली प्रोटीन कहाँ पे होती है, सीड में। आपको मैंने अभी बताया ना एल्यूरोन लेयर, तो एल्यूरोन लेयर में प्रोटीन का जो स्टोरेज होता है वो किस ऑर्गेनल की वजह से होता है, प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से कभी कभी एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिड कंप्लीट हो गया, बड़ा ऑर्गेनल था इसलिए मैंने एक ही ऑर्गेनल आज लिया है। अब देखो आपके ऑर्गेनल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, बस आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस के पहले कुछ छोटे ऑर्गेनल्स हैं उनको मैं अभी रोक दूंगा, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस पढ़ा दूंगा, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद फिर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं उनको लेके हम स्टडी कर लेंगे, और आपके डाउट को भी मैं उसमें इंक्लूड कर लूँगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, एकदम आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा ईच एंड एवरीथिंग, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ अपने साइड से। लेकिन आपके साइड से क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है, एनसीईआरटी ज़रूर रीड करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी को एडहियर मतलब करके चलना है, क्लियर है। और मेरे सेशन को पूरी तरह से देखना है, अच्छे से समझना है। एक बार ना समझ में आए तो थोड़ा सा गैप देके फिर से देखिए, कन्फर्म है आपको समझ में आएगा। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।